नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सरकारी परीक्षा। और हम आपके लाए हैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, हमारी सरकार ने क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन के लिए एक बिल जो है पेश किया था लोकसभा में, और अब वो राज्यसभा से भी पास हो चुका है, यानी वो दोनों हाउसेज से पास हो चुका है। और अब वो बिल जैसे ही उसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाएगी वो एक एक्ट बन जाएगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 को, जो कि गवर्नमेंट ने इस सत्र में, जो कि हमारा इस समय बजट सत्र चल रहा था, उसमें पेश किया है और उसको पास करा लिया है। और क्या इम्पैक्ट होगा इसका हमारी डे टू डे लाइफ पे, तो आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, क्यों इसे ऑपोजिशन के एमपी इसे एक ड्रैकोरियन लॉ कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस बिल की वजह से आदमी की प्राइवेसी के ऊपर एक घात पड़ेगी। तो आइए हम पूरे मुद्दों को जो है अच्छे से एनालाइज करेंगे और इसका डिसीजन आपके हाथ में छोड़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। देखिए, सबसे पहला अगर हम स्टेप देखें तो गवर्नमेंट ने इस बिल को 28 मार्च 2022 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया और इसके ऑब्जेक्टिव्स और प्रोसीजर्स के बारे में पूरी जानकारी दी। उसके बाद वहां से यह बिल जो है 4 अप्रैल को पास होने के बाद ये बिल कहाँ चला गया, 6 अप्रैल को ये चला गया हमारी पार्लियामेंट के दूसरे हाउस में, जो कि है राज्यसभा, जिसको वहां से भी इसको पूरी की पूरी जो है सहमति मिलने के बाद ये बिल वहां से भी पास हो गया। यानी यह बिल अब हमारे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज से पास हो चुका है और अब इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट साहब की एक जो है मोहर की एक वेट चल रहा है। उसके बाद ये बिल जो है ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या ये बिल एक नया बिल है या इसने किसी पुराने बिल को चेंज किया है, आइए समझते हैं। देखिए, आज से अगर हम 102 साल पीछे जाएं तो भी एक ऐसा ही बिल आया था, और वो था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट। ये बिल जिसकी बात हम अभी कर रहे हैं, इसने इस 1920 के आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट बिल को ही थोड़ा सा चेंज किया है, उसको और इन्हांस किया है उसके टूल्स को। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि 1920 का ये बिल, 102 साल पहले जो ये बिल आया था, क्या कहता था। ये कहता था कि पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो कुछ इंफॉर्मेशन जो हैं कन्विक्ट किया पर्सन की कलेक्ट कर सकते थे। उस इंफॉर्मेशन में क्या क्या आएगा, उसमें उस व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स आ जाते थे, उसके फुटप्रिंट्स भी आ जाते थे और उसकी फोटोज भी आ जाती थी। इसमें किस किस की फोटोज आती थी या किस किस के सैंपल्स लिए जाते थे, तो उसमें कन्विक्ट्स मतलब जिनको सजा हो चुकी है या फिर अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है तो उसके भी ये फीचर्स जो है कैप्चर कर लिए जाते थे। अब मजिस्ट्रेट के कहने पे फोटोग्राफ भी कही जाती थी, ली जाती थी। यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि फ़ोटोज़ भी खींची जाती थी। आपने देखा होगा जब हम इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं तो जो कन्विक्ट होता है या फिर जो अक्यूज होता है, उसे एक स्लेट पे उसका नाम और उसके मेजरमेंट्स के साथ खड़ा कर देता है और उसकी हर एंगल से उसकी फ़ोटो खींची जाती है। तो उसी तरीके का कुछ जो है इस बिल में भी कहा गया। और जैसा ही अगर वो व्यक्ति डिस्चार्ज हो जाता था या फिर वो छूट जाता था, बाइज्जत बरी हो जाता था, तो ये सारा का सारा मटेरियल जो भी कलेक्ट किया गया था पुलिस द्वारा, इसे क्या कर देते थे, डिस्ट्रॉय कर देते थे। लेकिन हमें ये पता है ये बात है 1920 की, उसमें टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। लोगों के पास जो हमारे गुनहगार थे उनके पास मॉडस ऑपरेंडी यानी उनके जो गुनाह करने के तरीके थे वो ज़्यादा नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला है, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई है, आज की डेट में गुनाह करने के तरीके बदल गए हैं और किसी व्यक्ति को अक्यूज्ड को कन्विक्टेड में कन्वर्ट करने के लिए बहुत एफर्ट्स मारने पड़ते हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। इसी चीज़ के ऊपर 1980 में एक लॉ कमीशन ने भी ये बात कही थी कि इस आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट को अब हमें थोड़ा सा अपडेट करना होगा। और उसी बात को फॉलो करते हुए ही 1980 में जो लॉ कमीशन ने जो बात कही थी उसको फॉलो करते हुए ही 2022 में हम जो है एक नया बिल देख रहे हैं। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, अब सिर्फ फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट से काम नहीं चलेगा, अब जो है हमें कुछ ज़्यादा डेटा कैप्चर करना होगा। तो अब इस बिल में ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। इस बिल का ये कहना था कि भाई हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जैसे आप सीबीआई की बात करें, आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करें, आप एनसीबी की बात करें, या फिर आप
एनआईए की बात करें, जितनी भी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको अगर वो किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं तो उनको मॉडर्नाइज तरीक़ों से जो है उसको कन्विक्ट को प्रूव करने के तरीके चाहिए। कहने का मतलब ये है किसी के फिंगरप्रिंट्स हो गए, किसी के जो है ब्लड सैंपल हो गया, किसी का हेयर का सैंपल हो गया, इस तरीके से जो है साइंटिफिक अप्रोच लेते हुए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं किसी भी अक्यूज्ड को जो है वो कोर्ट में पेश करें और अपने जो उनका केस है उसको मजबूत कर सकें। इसके बाद ये कहते हैं कि टू हैव रॉबस्ट लॉ इन्फोर्समेंट सिस्टम एज इन एडवांस्ड इकोनॉमीज। देखिए, हमें पता है कि बाहर के जो देश हैं, चाहे और जो कि वो ऐसे देश हैं जो कि खुद को ह्यूमन राइट्स के बहुत बहुत बड़े सपोर्टर कहलाते हैं, जैसे यूएस हो गया, हम यूके की बात करें, वहाँ भी ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज़ होता है ताकि कोई भी व्यक्ति अगर जिसके ऊपर कोई भी एक आरोप लगा है उसके ऊपर वो आरोप सिद्ध किया जा सके। इसके लिए ऐसी रॉबस्ट हम कह सकते हैं लॉ इन्फोर्समेंट सिस्टम्स, जहाँ पे हम साइंस का, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हर चीज़ को जो है एकदम जिसे कहते हैं ना अलग अलग बाइफरकेट कर सकते हैं, अलग अलग रख सकते हैं कोर्ट के सामने ताकि वो अपने डिसीजन आराम से ले सकें। इसके बाद है स्पीडी ट्रायल्स एंड कंटेनमेंट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़। देखिए, हमारे जुडिशरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि केसेस जो है सालों दर साल खिंचते रहते हैं। कोई अगर एक केस अगर हम लोअर जुडिशरी में रहता है तो वो उसका फाइनल जो है एक वर्डिक्ट आते आते कम से कम 10, 20, 25 साल लग जाते हैं। और क्रिमिनल्स को भी चीज़ पता होती है कि भाई हम 25 साल तक तो क्या पता हम जिंदा ही ना रहे, तो इसलिए वो खुल के जो है अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं। लेकिन इस बिल के आने के बाद गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये बिल उनको एज अ कन्विक्ट प्रूव करने में इतनी हेल्प करेगा कि जल्दी जल्दी जो है क्या होगा, ट्रायल्स बहुत स्पीडी हो जाएंगे, जो भी कन्विक्शन रेट होगा वो जल्दी बढ़ेगा और ट्रायल्स स्पीड हो जाएंगे। तो लोगों में एक डर रहेगा कि भाई गवर्नमेंट इतनी जल्दी, अब हमारी जुडिशरी बहुत जल्दी जो है फैसले सुना दे रही है, तो अब फिर वो होगा क्या कि वो अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज पर थोड़ी सी लगाम लगाएंगे। इसके बाद आता है टू इंक्रीज द प्रोसिक्यूशन रेट। प्रोसिक्यूशन रेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि देखिए, प्रोसिक्यूशन रेट का मतलब ये है किसी व्यक्ति ने अगर कोई क्राइम किया है उसको सिद्ध करना है कोर्ट में, तो वो होता है प्रोसिक्यूशन। लेकिन क्योंकि हमारा प्रोसिक्यूशन रेट बहुत कम है, इसीलिए क्राइम करने के बाद भी लोग छूट जाते हैं हमारी जुडिशरी से। और यह बिल इसी चीज़ को कम करना चाहता है। इस बिल का एक एम ये है, ऑब्जेक्टिव यही है कि प्रोसिक्यूशन रेट को ये कम कर दे और जो क्रिमिनल्स हैं वो छूट जाते हैं। और किस बेसिस पे छूटते हैं कि भाई लैक ऑफ एविडेंस है, लैक ऑफ डेटा है। हमेशा आपने कई बार सुना होगा कोर्ट ने ये कहा कि सबूतों के अभाव में हम इस व्यक्ति को बरी करते हैं। तो सबूतों के अभाव को ही पूरा करने के लिए बिल आया है इसीलिए। और दूसरा और आखिरी जो हम कह सकते हैं चांस ऑफ बेटर कन्विक्शन रेट, वही बात है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कन्विक्शन जो है बढ़ा सकें अक्यूज्ड का। अब आपको एक डेटा ऐसा दिखाऊंगा जिसको समझने के बाद, जिसको देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ इस बिल की ज़रूरत हो सकती है या है। आप मर्डर का अगर कन्विक्शन रेट देखेंगे तो उसे 43.1% है। रेप्स का बहुत हीनियस क्राइम है लेकिन सिर्फ 32.2 जो है उसका कन्विक्शन रेट है। किडनैपिंग एंड अबडक्शन का उससे भी कम 26.6। रियोटिंग का मतलब आप ये सोच रहे हैं कि अगर कोई दंगा फसाद करता है तो उसका तो और कम है 20.5। और फिर अगर कोई एसिड अटैक, किसी को चोट पहुंचाना, ऐसे हीनियस क्राइम्स में भी आप देख सकते हैं कि कन्विक्शन रेट बहुत कम है। जबकि यही कन्विक्शन रेट अगर हम किसी डेवलप्ड नेशन की बात करें तो अबव 80%, अबव 90% चला जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसके थ्रू वो कन्विक्ट को या किसी अक्यूज को प्रूव कर देते हैं कि हाँ वही जो है एक वही दोषी है और उसने ही वो गलत काम किया है जिसकी वजह से उसके ऊपर वो चार्जेस लगे थे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने लोकसभा में इसीलिए सबसे पहले हमने अभी बताया कि 28 मार्च 2022 को क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल लेकर आए वो। अब इस बिल को हमने देखा कि 1920 के बिल के मुकाबले थोड़ा सा वास्ट किया गया है। इन्होंने कहा कि भाई पुलिस जो है वो मेजरमेंट ले सकती है किसकी? कन्विक्टेड की, जो कन्विक्ट हो चुका है, मतलब जिस पर निर्णय आ चुका है। अरेस्टेड की, जिसको अरेस्ट किया गया है किसी केस में, या फिर डिटेन्ड व्यक्ति को। डिटेन्ड और अरेस्टेड में फर्क होता है कि डिटेन्ड के ऊपर अभी चार्जेस नहीं लगे हैं, अरेस्टेड के ऊपर चार्जेस लग चुके हैं। ठीक है, डिटेन्ड के लिए अभी कोई चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, अरेस्टेड के ऊपर चार्जशीट फाइल हो चुकी है। और अब जो है गवर्नमेंट ये कह रही है कि इन तीनों केसेस में किसी भी व्यक्ति के मेजरमेंट्स लिए जा सकते हैं। अब ये मेजरमेंट्स का मतलब क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहला तो मेजरमेंट्स में आ जाएगा आपके इंप्रेशंस ऑफ फिंगरप्रिंट्स। जी पहले भी लिए जा रहे थे। पाम प्रिंट्स, ठीक है, आपके हाथ के पूरे पंजे के प्रिंट्स, फुटप्रिंट्स पहले भी लिया जा रहा था, कोई बात नहीं। दूसरा है फोटोज, पहले भी ली जा रही थी। अब आता है असली गेम।
आयरिस एंड रेटिना स्कैन, मतलब उनकी आंखों में जो उनकी आयरिस होती है और रेटिना जो होती है उसका भी स्कैन लिया जाएगा। अब आप देख रहे हैं डिटेल। अब ये बिल कहता है कि भाई जो भी कन्विक्ट है या फिर अरेस्टेड है या फिर डिटेन्ड है उसके आयरिस, उसकी आंखों का भी स्कैन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारी डिटेल पर्सन टू पर्सन स्पेसिफिक होती है। उसके बाद आता है एनालिसिस ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स। अब बायोलॉजिकल सैंपल्स की जो डेफिनेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो सकती है। आपका ब्लड सैंपल लिया जा सकता है, आपका यूरिन सैंपल लिया जा सकता है, आपके हेयर सैंपल्स लिए जा सकते हैं, आपके सीमेन सैंपल्स लिए जाते हैं। और फिजिकल अगर आप देखेंगे तो फिजिकली आपके जो है कहीं से स्किन का आपका जो सैंपल ले लिया गया। इसके बाद बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स। बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स का मतलब ये है कि आपसे सिग्नेचर ले लिए जाएंगे, आपकी हैंड राइटिंग आपसे लिखवा के ले ली जाएगी ताकि वो जो है आपको पहचानने में वो चीज़ हेल्प करे। कई बार ऐसा होता है कि हमने कई बार देखा है, मूवीज़ में भी देखा है कि कोई व्यक्ति दीवारों पे कुछ लिख कर चला जाता है अगर कोई मर्डर करता है। तो अगर गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर वो डेटाबेस में उनके पास हैंड राइटिंग होगी तो वो पहचान सकते हैं, मैच कर सकते हैं लिखाई के तरीके से कि हाँ ये व्यक्ति वही हो सकता है जिससे उसका हैंड राइटिंग का जो सैंपल है वो मैच कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 1920 के मुकाबले इस बिल ने अपने एम्बिट को बढ़ा दिया है। तो आइए एक कंपैरिजन कर लेते हैं 1920 के बिल को और 2022 के बिल को कि क्या क्या चेंज आ रहा है। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट इंप्रेशन और फोटोग्राफ्स ली जाती थी खाली, लेकिन अब यहाँ पे बायोलॉजिकल सैंपल्स भी लिए जाएंगे। मैंने अभी आपको बताया बायोलॉजिकल सैंपल्स क्या होते हैं। उसके बाद उनका एनालिसिस भी किया जाएगा। फिर बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स की बात भी की गई है यहाँ पे, जैसे सिग्नेचर हो गया आपके और हैंड राइटिंग हो गई। और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं आपकी, ब्लड, सीमेन, हेयर सैंपल, स्वाब्स। आपकी जो जब हम कोविड टेस्ट करते थे तो हमारी नाक से स्वाब लिए जाते थे, तो वैसे ही स्वाब्स लिए जाएंगे। इवन आपका डीएनए प्रोफाइलिंग तक कराई जा सकती है। लेकिन अभी डीएनए के लिए एक्चुअली में एक बिल है जो 2019 से लोकसभा में पेंडिंग है, और अगर वो बिल भी पास हो जाएगा तो उसमें भी काफ़ी स्वीपिंग चेंजेस आने वाले हैं। लेकिन अभी बिल अभी भी स्टिल पेंडिंग है लोकसभा में। अब सबसे बड़ी चीज़, पर्सन हुज डेटा में बी कलेक्टेड। इस बिल और 1920 के बिल में क्या फर्क है देखते हैं। कन्विक्टेड और अरेस्टेड फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर और मोर। तो 1920 का जो बिल था वो ये कहता था कि किसी उस व्यक्ति के ही ऐसे डिटेल्स लिए जाएंगे जिसको अगर पनिशमेंट मिली है 1 साल से ज़्यादा की या 1 साल के रिगरस इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, श्रम के साथ जो उसको एक अगर उसको कारावास मिला हुआ है 1 साल या 1 साल से ज़्यादा, मगर मतलब अगर आपने कोई भी काम किया है जिसमें आपको 1 साल से कम की सज़ा मिली है तो आपका ये डिटेल नहीं रखी जाती थी 1920 के जो हमारा बिल था उसके हिसाब से, जो एक्ट था उसके हिसाब से। लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है। ये कहता है कन्विक्टेड और अरेस्टेड फॉर एनी ऑफेंस। एनी ऑफेंस मतलब अब कोई टाइम की ड्यूरेशन नहीं है। आपने कोई भी ऐसा ऑफेंस किया हो वो क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए, जिसकी सज़ा आपको 6 महीने हो, 2 महीने हो, 1 साल हो, 7 साल हो, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका डेटा लिया जाएगा। इसका मतलब ये कि अगली बार अगर आप रैश ड्राइविंग करते हुए पकड़े जाते हैं रोड पे तो भी आपका डेटा लिया जा सकता है, क्योंकि उस केस में तो आपको 6 महीने की सज़ा होती है। या फिर अगर आपके पास जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो लेकिन आपका डेटा तब भी लिया जा सकता है। इसलिए मैंने कहा कि इस बिल के आने के बाद जब ये बिल जो है पूरी तरीके से जो है पास हो जाएगा और इफेक्ट में आ जाएगा तब बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखेंगे आपकी रियल लाइफ में। तब पुलिस जो है आपके सैंपल्स जो है आपके फ़ोटोज़ तो लेगी लेकिन आपके थंब इम्प्रेशंस भी वो ले सकते हैं, उनके पास पूरी पावर है। हालांकि जो बायोलॉजिकल सैंपल्स की हमने बात की वो एक व्यक्ति मना कर सकता है देने से, लेकिन उसमें भी एक केस है। अगर उस व्यक्ति ने किसी विमेन या किसी चाइल्ड के अगेंस्ट कोई ऑफेंस किया है तब वो मना नहीं कर सकता, या फिर उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें कम से कम 7 साल की सजा होती है। तो मतलब 3 केस हैं जिसमें वो व्यक्ति मना नहीं कर सकता। इसके अलावा वो मना कर सकता है अपने बायोलॉजिकल सैंपल्स देने के लिए। तो 3 केसेस क्या है, सबसे पहले तो अगर किसी व्यक्ति ने किसी विमेन के अगेंस्ट कोई क्राइम किया है तो वो मना नहीं कर सकता अपना बायोलॉजिकल सैंपल देने से। किसी चाइल्ड के अगेंस्ट अगर कोई क्राइम किया तो वो मना नहीं कर सकता, या फिर उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी मिनिमम सजा ही 7 साल है, तो इस केस में वो अपने बायोलॉजिकल सैंपल्स देने से मना नहीं कर सकता। अदरवाइज वो मना कर सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैंने अभी आपको बताई कि यहाँ पे कोई ड्यूरेशन नहीं है। आप कोई भी आपने अगर क्रिमिनल ऑफेंस किया है तो आपकी डिटेल कलेक्ट की जा सकती है। इसके बाद आता है पर्सन्स ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर इन मेंटेनिंग पीस। ऐसा समझिए कि आपके मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उपद्रव करता है, जो लड़ाई झगड़े करता है, तो और उसको पुलिस के पकड़ती है बार बार और वो कहता है कि भाई अब मैं नहीं करूँगा,
अब मुझे छोड़ दो, अब मैं नहीं करूँगा, अब लेकिन वो पुलिस की निगाह में तो है। तो ऐसे व्यक्ति का भी सैंपल जो है लिया जा सकता था। 1920 में ये बात कही गई थी कि अगर कोई उपद्रवी आदमी है जिसके ऊपर पुलिस को शक हो सकता है कि वो जो है थोड़ा सा न्यूसेंस क्रिएट कर सकता है, तो उसका डिटेल भी जो है, उसकी डिटेल्स भी पुलिस अपने पास रख सकती थी। वही चीज़ यहाँ भी अलाउड है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहता था 1920 में कि मजिस्ट्रेट में ऑर्डर इन अदर केसेस कलेक्शन फ्रॉम एनी अरेस्टेड पर्सन टू एड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। अब 1920 का जो एक्ट था वो ये कहता था कि मजिस्ट्रेट जो है अगर किसी भी अरेस्टेड पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, उसके सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए जो है आदेश दे सकते थे ताकि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में हेल्प हो सके। ठीक है, क्योंकि उसके ब्लड सैंपल लेना है, ब्लड सैंपल तो या फिर उसका हाथ का सैंपल लेना है, तो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे भी ये सारे काम होते थे। लेकिन अब यहाँ पे जो है सिर्फ मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे अरेस्टेड पर्सन के नहीं, किसी भी आदमी के सैंपल्स लिए जा सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है, सिर्फ अरेस्टेड नहीं, अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कोई भी व्यक्ति है जो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर सकता है, जिसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर सकती है, तो उसके सैंपल भी लिए जा सकते हैं। 2022 के इस एक्ट में देखिए कितना स्वीपिंग चेंज है, बहुत ज़्यादा चेंज है। यहाँ पे सिर्फ अरेस्टेड पर्सन के सैंपल लिए जा रहे थे, यहाँ पे किसी भी ऐसे व्यक्ति के सैंपल लिए जा सकते हैं जिसको ऐसा लगता है मजिस्ट्रेट को कि जिसकी वजह से थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन में हेल्प मिल सकती है। इसके बाद एक चीज़ इसमें यहाँ जो ऐड हो गई कि अगर कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के हिसाब से उसको डिटेन किया गया है, मान लीजिए कि अगर किसी को ऐसा लगता है, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति है जो उपद्रव क्रिएट कर सकता है, जो एक अनरेस्ट क्रिएट कर सकता है सोसाइटी में, तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत गवर्नमेंट जो है अपने पास डिटेन कर लेती है। ठीक है, तो उसके सैंपल भी लिए जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट गवर्नमेंट ने इस बिल में एक्ट ये ऐड किया है, पहले ये नहीं था। और यही एक मुद्दा है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का कि भाई आपने उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला, आपने उसको अरेस्ट नहीं किया, तो भी आप उसकी डिटेल क्यों ले रहे हो। ऑपोजिशन इसके ऊपर हो हल्ला काट रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई आपको जो है ऐसा नहीं करना चाहिए, ये राइट टू प्राइवेसी का हनन हो रहा है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में आप किसी व्यक्ति के ऐसे सैंपल्स क्यों ले रहे हैं, अभी उसके ऊपर वो अक्यूज नहीं हुआ है। आइए 2022 का बिल और 19 का बिल, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था 1920 के बिल के हिसाब से, वो होता था जैसे इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, और एक सब इंस्पेक्टर रैंक का अबव का ऑफिसर वही ये डेटा कलेक्ट कर सकता था। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, एक तो स्टेशन हाउस ऑफिसर हो गया आपका यानी एसएचओ, या फिर हेड कांस्टेबल रैंक या उससे ऊपर का कोई व्यक्ति है, वो भी कलेक्ट कर सकता है। मतलब यहाँ पे तो सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के ऊपर के लेवल के जो ऑफिसर्स थे वही डेटा कलेक्ट कर देते थे, लेकिन यहाँ पे अब आपने देखा कि हेड कांस्टेबल और उससे ऊपर के जो रैंक के ऑफिसर हैं वो भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब हम यहाँ 2022 में एक ज़्यादा पावर दे दी गई है हेड कांस्टेबल से लेकर ऊपर तक के ऑफिसर्स को। यहाँ सब इंस्पेक्टर की बात थी, यहाँ पे लेकिन ऑर्डर कौन देते थे, मजिस्ट्रेट देते थे। लेकिन यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। इसका मतलब ये है कि जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वो गए जो कि 10 लाख तक की पॉपुलेशन के लिए जो मजिस्ट्रेट अपॉइंट होते हैं, तो लोअर मजिस्ट्रेट्स भी अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो भी ऑर्डर दे सकते हैं। और सिमिलरली इन केस ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू मेंटेन गुड बिहेवियर और पीस द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो कहने का मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको जो ये कहता है कि सर मैं थोड़ा सा उपद्रवी तो हूँ लेकिन मैं नहीं आपको तंग नहीं करूँगा, तो उसकी डिटेल भी जैसे पहले रखी जा रही थी यहाँ भी रखी जाती है, तो इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। अब आते हैं इस बिल के ऊपर कि इस बिल ने क्या क्या चीज़ें और कही गई हैं। ये जो जितना डेटा इकट्ठा कर रही है सरकार, बहुत क्योंकि देखिए क्राइम होगा, ऑफेंडर्स मिलेंगे, उनका डेटा भी इकट्ठा होगा, तो ये डेटा जाएगा किसके पास, तो ये डेटा जाएगा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के पास, एनसीआरबी के पास। यही सेंट्रल एजेंसी है जो इस पूरे रिकॉर्ड को मेंटेन करेगी। क्योंकि देखिए एक जो डर है वो यही है कि ये डेटा का मिसयूज ना हो जाए इस डेटा का। तो उस गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई हमारी एक ऐसी ऑलरेडी एजेंसी है जो ऐसा डेटा अपने पास रखती है, तो उसके लिए कोई नई बात नहीं है। एनसीआरबी बहुत ही रिलायबल एजेंसी है जो कि इस डेटा को अच्छी तरीके से अपने पास रखेगी और फिर इस डेटा को वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ शेयर करेगी। इसके बाद जो, क्योंकि देखिए जो क्राइम होगा वो तो स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज में होगा, तो अब एनसीआरबी का ये काम है कि वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को ये बोले कि भैया प्लीज़ आप जो है ये डेटा कलेक्ट करिए, प्रिजर्व करिए और हमारे साथ शेयर करिए, ताकि हम इसको जो है ऑल इंडिया एक रिकॉर्ड बना सकें।
हाँ, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो ये मना कर दे कि भाई मैं तो अपने सैंपल्स नहीं दूंगा, मान लीजिए किसी को बोला भाई अपने फिंगरप्रिंट्स दो, वो मना कर दे, तो क्या होगा भाई, इस बिल के अंदर ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा मना करता है, रिफ्यूज करता है, तो उसको सेक्शन 186 ऑफ इंडियन पीनल कोड आईपीसी 1860, उसका सेक्शन 186 ऑफ इंडियन पीनल कोड के हिसाब से ये कहा जाएगा कि भाई साहब आप जो है पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी डिस्चार्ज करने में रोक रहे हैं, तो आपके ऊपर उसके हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप, सीधी सीधी बात यह है कि आप मना नहीं कर सकते, अदरवाइज आपके ऊपर सेक्शन 186 ऑफ आईपीसी 1860 एक्ट, उसके हिसाब से आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अब डेटा तो एनसीआरबी ने कलेक्ट कर लिया, लेकिन कितने दिनों तक ये प्रिजर्व रखेंगे उस डेटा को? तो ये बिल ये कहता है कि ये जो डेटा है ये डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में 75 साल तक रखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है ये, कि अगर आपने आज कोई काम किया है, गलत काम हो गया है आपसे, या आपसे कोई क्राइम हो गया है, तो आपकी डिटेल जो उस समय के पुलिस ऑफिसर या हेड कांस्टेबल ने ली है वो आने वाले 75 साल तक रखी जाएगी। अगर उस केस में आप बाइज्जत बरी हो जाते हैं या आपको कोर्ट्स छोड़ देते हैं, तो फिर उस डेटा को फिर डिलीट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट ये कहता है कि ठीक है हम इनको छोड़ रहे हैं पर इनका डेटा रखा जाए, तो फिर वो रखा जाएगा। अदरवाइज अगर आप बाइज्जत बरी हो गए हैं उस केस में, तो आपका वो डेटा डिलीट किया जाएगा। लेकिन आप सोचिए 75 साल तक डेटा रखा जा रहा है। आपने आज छोटा सा कोई काम किया, आपने रैश ड्राइविंग भी की और आपका डेटा 75 साल के लिए गवर्नमेंट के पास फिक्स। तो इसमें कुछ अपोजिशन की पार्टीज जो हैं वो यही कह रही हैं कि भाई 75 साल बहुत लंबा टाइम होता है, ठीक है, और इसके ऊपर एक जजमेंट भी आया हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब बात करते हैं इश्यूज क्या, आखिरकार इसे क्यों जो है कई लोग ड्रैकोनियन लॉ कह रहे हैं, या फिर ये कह रहे हैं कि ये जो है इट विल नॉट पास दी लिटमस टेस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये बात कई बार उठ के आ रही है, कई क्वार्टर्स में उठ के आ रही है कि ये जो, जब ये जो एक्ट बन जाएगा तो ये सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट अपील होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि देखिए आर्टिकल 20, हमारे जो है आर्टिकल 20 का जो 3rd क्लॉज है वो ये कहता है कि भाई जो सेल्फ इंक्रीमेशन से, मतलब आप खुद ही अपने आप को साबित करवा रहे हो कि भाई मैं गुनहगार हूँ, इसके अगेंस्ट है वो ये कहता है ऐसा नहीं कर सकते। तो अगर आपको मजबूर किया जा रहा है कि आप अपने ब्लड सैंपल्स दो, अपने बायोलॉजिकल सैंपल्स दो, ये एक्चुअली में आर्टिकल 20 के 3rd क्लॉज का जो है सब क्लॉज 3 का एक वॉयलेशन है। इसके बाद कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इसके बाद आप जो है फिर कहेंगे नार्को एनालिसिस भी कर दो, ब्रेन मैपिंग भी कर दो, और ये भी आप जो है ज़बरदस्ती कराएंगे। तो ये भी जो है आर्टिकल 20 का जो सब क्लॉज 3 है उसका वॉयलेशन है, क्योंकि वो कहता है कि भाई किसी व्यक्ति को आप जो है ज़बरदस्ती पुश नहीं कर सकते कि वो अपने खिलाफ ही सबूत दे। और अल्टीमेटली हो क्या रहा है, अगर किसी के ज़बरदस्ती आप थंब प्रिंट्स ले रहे हैं, ज़बरदस्ती उसके ब्लड सैंपल्स ले रहे हैं, हेयर सैंपल ले रहे हैं, तो वो उसके खिलाफ आप उसी की बॉडी से आप जो है क्या कर रहे हैं, एक सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, जो कि आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 3 का वॉयलेशन है। इसके बाद आर्टिकल 21 ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और अब इनका सेफगार्ड कौन करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स का? तुम्हें पता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टुस्वामी केस 2017 का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था, उसमें कहा था राइट टू बी फॉरगॉटन की बात कही थी कि भाई आपसे छोटा मोटा गुनाह हुआ तो फिर आपको जो है हमेशा याद ना रखा जाए। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है कि आपने अगर कोई गलत काम किया, मान लीजिए छोटे गलत काम था, आपने रैश ड्राइविंग कर ली, आपसे कुछ और हो गया, उसके लिए आपका डेटा 75 साल तक रखा जा रहा है। तो ये बहुत जो है लोगों का कहना है कि भाई बहुत छोटी गलती के लिए बहुत लंबी सजा मिल रही है, 75 साल तक आपका डेटा, आपकी प्राइवेसी भंग हो रही है। और राइट टू प्राइवेसी वैसे भी हमारी सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से एक फंडामेंटल राइट हो चुका है। इसके बाद एक आता है राइट टू रेपुटेशन, ये भी फंडामेंटल राइट्स का ही पार्ट है। हम आर्टिकल 21 में ही इसे हम काउंट करते हैं कि मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई राइट टू रेपुटेशन का वॉयलेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो किसका वॉयलेशन अल्टीमेटली आर्टिकल 21 का, कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। क्यों? क्योंकि भाई आपका डेटा तो वहाँ चला गया, आपने छोटी सी, आपकी उम्र मान लीजिए 20 साल है, आपने एक छोटी सी गलती करी, लेकिन आने वाले 75 साल तक आपका डेटा वहाँ सेव है। तो कभी कोई, मान लीजिए कोई लीक हो जाए, अगर ऐसा कोई कहता है कि भाई मान लीजिए फिर किसी को पता लग जाए कि आपका डेटा वहाँ है, तो वो बोलेगा भाई आप तो उस 20 साल की उम्र में आप जो है आपने कोई क्राइम किया था, तो आपकी रेपुटेशन उस पर हार्म होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है हम कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स का एक वॉयलेशन के तरीके से देखा जा सकता है। लेकिन हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा गवर्नमेंट ने ये चीज़ हाउस में अश्योर की है कि भाई डेटा का रॉन्ग यूज़ नहीं किया जाएगा। जितनी भी एजेंसीज जो इस डेटा को यूज़ करेंगी वो बहुत रिस्पॉन्सिबली ही यूज़ करेंगी। और तीसरा है लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन डेटा प्रोटेक्शन, कि भाई डेटा को प्रोटेक्ट कैसे करोगे। देखिए डेटा प्रोटेक्शन तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ही, लेकिन हम देख रहे हैं जैसे कि हमारे आधार का डेटा है वो भी सिक्योर है, तो इस
ये एक बहुत ऑनगोइंग डिबेट है और ये चलता रहेगा। डेटा प्रोटेक्शन का जो एक डिबेट है वो कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा, लेकिन एडवांसमेंट तो करनी है, तो इसलिए गवर्नमेंट ये जो है ये बिल लेके आई है। एक इशू और जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल ये कहता है कि हमने अभी पीछे पढ़ा भी कि अगर कोई व्यक्ति बायोलॉजिकल सैंपल्स देने से मना नहीं कर सकता अगर उसने किसी विमेन चाइल्ड के अगेंस्ट कोई लॉ कोई क्राइम किया है या फिर उसने ऐसा क्राइम किया जिसमें सजा जो है मिनिमम 7 साल की मिलती है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसने विमेन से उसका पर्स छीन लिया, अब उसने क्राइम तो विमेन के अगेंस्ट किया है, तो इसलिए उसके सैंपल तो लिए ही जाएंगे, लेकिन उसने क्राइम क्या किया था? क्राइम तो उसने थेफ्ट का किया था। तो क्या ऐसा सही है कि एक छोटे से, अगर वहाँ पे कोई आदमी होता तो उसके सैंपल नहीं लिए जाते बायोलॉजिकल सैंपल्स, लेकिन क्योंकि वहाँ पे एक लेडी थी तो उनके सैंपल्स लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक इशू है जो इसको आगे जाकर ये सामने आएगा और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशंस देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो हमारा क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर बिल था 2022 का, उसको काफ़ी डिटेल में समझा। हमने उसके प्रोज को भी समझा, उसके कॉन्स को भी समझा। गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई ये बिल जो है वो कन्विक्शन रेट, और जिसकी ज़रूरत है हमारे देश में, क्योंकि हमें पता है कि जब तक स्पीडी ट्रायल्स नहीं होंगे, जब तक कन्विक्शन रेट ऊपर नहीं जाएगा, क्रिमिनल्स जो हैं वो, उनके मन में कोई भय नहीं आएगा। तो इसी चीज़ को जो है स्थापित करने के लिए, भाई क्रिमिनल्स डरें क्राइम करने से पहले, गवर्नमेंट इस बिल को लेकर आई है। इसका सही और इसका गलत जो है वो तो हमें दिख ही जाएगा जब ये बिल या फिर जो एक्ट है वो इम्प्लीमेंटेशन में आएगा। और हमारी सरकार प्रोएक्टिव है तो वो पूरी कोशिश करेगी, अगर इसमें कोई कमियां रह भी जाती हैं तो उसको वो ज़रूर ठीक करेंगे। और ऑपोजिशन का भी काम यही है। देखिए, अगर हम देखें तो एक डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन का काम यही होता है कि वो किसी भी जो प्रणाली गवर्नमेंट लेकर आती है उसमें अगर कोई खामियां हैं तो गवर्नमेंट के सामने लेकर जाए। और उसके बाद हमारी जुडिशरी तो है ही, अगर किसी चीज़ को उनको हाईलाइट करना है तो दोस्तों इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का समापन। आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में ताकि उनका भी ये ज्ञान बढ़े। कमेंट करिए, बताइए हमें ये वीडियो आपको कैसी लगी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये घंटी को तो जरूर दबा दें ताकि ऐसा ही नॉलेजफुल कंटेंट आपको हमारे चैनल पे मिलता रहेगा और हम ज़रूर पेश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।